हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपके जो प्रत्यास्थता गुणांक हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पीछे वाले पार्ट में हमने प्रत्यास्थता के बारे में बात की और हुक्स लॉ को भी वहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था। यहाँ पर सबसे पहले हम एक हुक्स लॉ का रिकेप करेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है उसको एक बार दोबारा हम यहाँ पर जानेंगे। आपका हुक्स लॉ कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। या आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। या स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ई जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। या आप यहाँ से लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मीन्स प्रत्यास्थता गुणांक जो है प्रतिबल और विकृति का अनुपात है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये m1 l-1 और t-2 होते हैं। तो आपका हुक्स लॉ जो है वो प्रतिबल और विकृति में संबंध बताता है, साथ ही साथ जो आपके प्रत्यास्थता गुणांक हैं उनको, प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि आपके बल लगाने के तरीके के आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, विकृतियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं, और इसलिए आपके प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। फर्स्ट इज मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस जो है, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा आपका ब्लक मॉडुलस, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तीसरा आपका है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ये जो है आपका, इसको हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो आपके प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो बल लगाने के तरीके के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है आपका यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जब वस्तु पर बल उसकी लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, बल यहाँ पर लंबाई के अनुदिश लगाया गया है। एक बाह्य बल हमने यहाँ पर F लगाया है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई L है और इससे इसकी लंबाई में परिवर्तन आपका डेल्टा L का हो गया है। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाने से इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न होता है और यहाँ पर विकृति जो है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। और इन दोनों का अनुपात रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, माने यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है। मीन्स y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं, F/A प्रति एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। और विकृति ये आपका लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L अपॉन L, तो ये हो गया F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L अपॉन L। अगर यहाँ पर एक m द्रव्यमान की वस्तु लटकाई गई है तो F आपका mg के तुल्य हो जाएगा। अगर इस तार का काट जो आपका रेडियस r है तो काट क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, तो ये आपका हो गया mg अपॉन πr²। और जो आपकी विकृति है वो डेल्टा L अपॉन L है। अगर इसको आप रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा mg L, लेंथ आपका ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई πr² डेल्टा L। ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y को रिप्रेजेंट कर देगा। जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, पुनः इसका जो SI यूनिट है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर विमा की बात करें तो ये आपका m1 l-1 और t-2 होता है। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसको हम केवल और केवल सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक गैसों और द्रवों के लिए परिभाषित किया जाना संभव नहीं है। गैसों और द्रवों के लिए इस प्रकार से आप बल नहीं लगा सकते हैं और इसलिए उनके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक को भी परिभाषित
नहीं किया जा सकता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोसों के लिए ही परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बुलक मॉडुलस के यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जब हम बल किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगाते हैं तो इससे उसके आयतन में कमी या वृद्धि हो सकती है, और इस स्थिति में वॉल्यूम स्ट्रेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, मीन्स आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात ही जो है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बुलक मॉडुलस कहलाता है। K इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। यहाँ पर एक बल हम F लगा रहे हैं, ये आपका एरिया A पर लगता है, जिससे यहाँ पर दाब में परिवर्तन डेल्टा P के तुल्य होता है, और आयतन जो है पहले V था और एक घट करके V माइनस आपका डेल्टा V हो गया है। पहले ये आपका V था और V माइनस डेल्टा V हो गया, तो यहाँ पर आयतन में कमी कितनी हो गई, डेल्टा V की, और आयतन में कमी और प्रारंभिक आयतन का अनुपात जो है वो आपका आयतन विकृति हो जाएगा। तो ये K जो है वो हो गया dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। माइनस dV जो है वो यहाँ पर आयतन में कमी को बता रहा है, और इसलिए आपका K जो है वो हो जाएगा, V को आप ऊपर ले जाएंगे, माइनस V dP अपॉन dV। ये आपका जो है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करता है। तो आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K हो जाएगा माइनस V dP अपॉन dV, और यहाँ भी SI यूनिट ये प्रतिबल बटा विकृति है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, और डायमेंशन जो है वो पहले की तरह M1 L-1 और T-2 रहने वाली हैं। जहाँ तक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सवाल है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को आप ठोस, द्रव और गैस सब के लिए परिभाषित कर सकते हैं। बुलक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ मैटर, एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उन सब के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम ईटा से लिखते हैं। ये आपका दृढ़ता गुणांक कहलाता है। जब बल वस्तु की सतह के स्पर्श रेखीय लगाया जाता है, एक सतह को हम नियत रखते हैं, दूसरी सतह पर हम बल लगाते हैं स्पर्श रेखीय दिशा में, तो यहाँ पर इसकी आकृति बदल जाती है। तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाले अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात है उसको दृढ़ता गुणांक कहा जाता है। यहाँ पर एरिया A पर हमने एक बल F लगाया है, तो यहाँ पर जो अपरूपण प्रतिबल है वो F बाई A हो जाएगा, विकृति जो है वो आपकी फाई है, तो F अपॉन A डिवाइडेड बाई फाई या F अपॉन A फाई, ये जो है आपका अपरूपण गुणांक हो जाएगा। SI यूनिट जो है इसका वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और डायमेंशंस की बात करें तो ये M1 L-1 और T-2, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों प्रकार के जो आपके प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं उनका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विमा आपकी M1 L-1 T-2 यानी सबके सेम ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। प्रतिबल और विकृति के बीच एक कर्व हमने यहाँ पर लिया है, ग्राफ हमने लिया है, और इस ग्राफ के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे जैसे बाह्य विरूपक बल को बढ़ाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो आपका स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है, और हुक के नियमानुसार प्रारंभ में स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और प्रतिबल और विकृति के मध्य का ग्राफ एक सरल रेखा होता है जिसको आप बिंदु A तक देख पा रहे हैं। बिंदु A तक प्रतिबल व विकृति के मध्य का ग्राफ सरल रेखा है। प्रतिबल विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और इसलिए बिंदु A जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है, यानी ये आपकी एक समानुपातिक सीमा है, यहाँ तक प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते हैं। इसके पश्चात प्रतिबल को बढ़ा देने से विकृति जो है वो आपकी तेज़ी से बढ़ती है, और आप देख रहे हैं कि A और B के बीच में जो आपका वक्र है वो जरा स्ट्रेट लाइन चलने के बाद ऐसा कर्व्ड हो जाता है, यानी यहाँ पर प्रतिबल के साथ विकृति जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन बिंदु B तक अगर आप बाह्य विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर लेती है, और इसलिए बिंदु B जो है उसको हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहते हैं।
ये आपकी प्रत्यास्था सीमा कहलाती है। यानी प्रत्यास्था सीमा जो है प्रतिबल का अधिकतम मान है, जिसे हटा लेने पर वस्तु पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इसके पश्चात अगर स्ट्रेस को हम और बढ़ाते हैं, प्रतिबल को हम और बढ़ाते हैं, तो विकृति तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी के बाद जो कर्व है वो वक्राकार हो जाता है, और यहाँ पर जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाया जाता है विकृति के मान में तेज़ी से वृद्धि होती है। जब आप प्रतिबल हटा लेते हैं तो पदार्थ प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है, परंतु पूर्ण रूप से प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता है। जैसे जैसे प्रतिबल के मान को बढ़ाया जाता है, अब विकृति जो है आप देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ती है, और बिंदु डी तक पहुँचते पहुँचते प्रतिबल का मान अधिकतम हो जाता है। और यहाँ पर बिंदु डी पर जो स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इस बिंदु डी के पश्चात यहाँ पर जो आपका प्रतिबल है वो कम होता जाता है, परंतु विकृति तेजी से बढ़ती जाती है। यानी पदार्थ जो है वो अपने आप ही विकृत होना प्रारंभ कर देता है, और यहाँ पर जो अंतराणविक जो बंध हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और अब बाह्य विरूपक बल हटा लेने पर भी पदार्थ प्रारंभिक स्थिति में जाने का प्रयास नहीं करता है, और बिंदु ई पर आते आते ये आपका टूट जाता है, और बिंदु ई को हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। मीन्स यहाँ इस बिंदु पर आते आते आपका जो पदार्थ है वो दो टुकड़ों में बंट जाता है। ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, प्रतिबल विकृति कर्व जो है, वो आपको कई सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, किसी पदार्थ के लिए जो आपका सी से डी का जो बिहेवियर है वो आपका जितना बड़ा होगा तो वो पदार्थ जो है उसका बिहेवियर प्लास्टिक होगा, और ये रीजन जितना कम होगा तो उस पदार्थ का जो बिहेवियर है वो ब्रिटल होगा। पदार्थ आपका भंगुर प्रकृति का होगा। जैसे कांच आपका होता है, उस बाह्य विरूपक बल लगाते हैं और वो फिर अगर आपका बल ज़्यादा है तो ये आपका ब्रेक कर जाता है। जबकि प्लास्टिक के लिए आप देखते हैं कि बाह्य विरूपक बल लगाने से उसमें काफ़ी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो जिन पदार्थों का ये वाला रीजन बड़ा होता है उनका बिहेवियर प्लास्टिक होता है, और जिन पदार्थों का रीजन ये छोटा होता है उनका वो जो आपके पदार्थ हैं वो ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, वो आपके अधिक बाह्य विरूपक बल लगाने से आसानी से टूट जाते हैं। तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, प्रतिबल विकृति कर्व जो है, वो आपको पदार्थ के बारे में कई सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हल्का सा मैं आपको रिपीट कर दूँ कि बिंदु ए जो है वह प्रत्यास्थ सीमा आपका समानुपातिक सीमा को बताता है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। यहाँ तक प्रतिबल विकृति समानुपाती हैं। बिंदु बी ये जो है आपका इलास्टिक लिमिट है। यहाँ तक बाह्य विरूपक बल हटा लेने पर पदार्थ पूर्ण रूप से प्रारंभिक स्थिति में आ सकता है। उसके पश्चात अगर आप प्रतिबल को बढ़ाते हैं तो विकृति बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर हटा लेने के बाद भी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा। बिंदु डी जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है, और पॉइंट ई जो है वह फ्रैक्चर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इलास्टिक लिमिट जो कि हम पहले बात कर ही चुके हैं, maximum stress or force per unit area within a solid material that can arise before the onset of permanent deformation. When stresses up to the elastic limit are removed, the material resumes its original size and shape. Stresses beyond the elastic limit cause a material to yield or flow. For such material, the elastic limit marks the end of elastic behavior and beginning of plastic behavior. For most brittle materials, stress beyond elastic limit result in fracture with almost no plastic deformation. जैसा कि हमने पहले बात की, इलास्टिक लिमिट जो है वो आपका अधिकतम प्रतिबल है जिसको हटा लेने पर पदार्थ पूर्ण रूप से प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण कर लेता है। जो आपके प्लास्टिक पदार्थ होते हैं उनके लिए जो आपका जो इलास्टिक बिहेवियर है वो रीजन आपका बड़ा होता है, और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उन पे
जो आपकी प्रत्यास्थता सीमा है उससे अधिक बल लगाने पर वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है। द इलास्टिक लिमिट इज इन प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम द प्रोपोर्शनल लिमिट which marks the end of kind of elastic behavior that can be described by Hooke's law, namely that in which the stress is proportional to the strain। मतलब ये वाली लिमिट जो है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। इससे हमने फ्रैक्चर पॉइंट की बात की है। द फ्रैक्चर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रेन वेयर द मटेरियल फिजिकली सेपरेट्स। एट दिस पॉइंट द स्ट्रेन रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू and the material actually fractures even though the corresponding stress may be less than the ultimate strength at this point। मतलब फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है वहाँ पर मटेरियल आपका जो है वो ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है और इस पोजीशन पर स्ट्रेन जो होता है वो अल्टीमेट टेंसाइल जो आपका स्ट्रेस था उससे कम होता है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उनको हम दो एग्जाम्पल के साथ देखना चाहेंगे। सबसे पहला, ए 6 मीटर लॉन्ग and 1.2 centimeter square thick copper wire is stretched by a force of 4.8 into 10 to the power 3 Newton. If y is 1.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, find stress strain change in length। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है जो कि 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है तो ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो गिवन है, दैट इज़ 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं स्ट्रेस जो है वो आपका बाह्य विरूपक बल और काट क्षेत्रफल के अनुपात के तुल्य हो जाएगा। तो ये F/A हो गया। तो यहाँ पर आप जो आपका 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 है इसको डिवाइड कर दें इससे, तो आपके पास में आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया स्ट्रेन। यहाँ पर आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसलिए आपका स्ट्रेन जो है वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन y। याद रहे कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज यूज़ कर रहे हैं उन सभी का यूनिट एक ही होना चाहिए, या तो वो CGS हो या तो वो आपका SI हो। तो यहाँ पर जो आपका y है वो आपको SI यूनिट्स में गिवन है और स्ट्रेस हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर इन दोनों का अनुपात यहाँ पर आप कर लेते हैं तो ये आपके पास में स्ट्रेन जो है वो आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपका स्ट्रेन का वैल्यू आ जाएगा और स्ट्रेन जो है वो एक आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट आपसे चेंज इन लेंथ पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि आपका स्ट्रेन जो होता है उसको आप लिखते हैं डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से आपका चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो है वो हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ इंटू स्ट्रेन। ओरिजिनल लेंथ आपको यहाँ पर 6 मीटर गिवन है तो 6 मीटर इंटू स्ट्रेन 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1.98 mm, यानी जो आपका वायर है उसकी लंबाई में इतना परिवर्तन हो जाएगा। एक और एग्जांपल हमारे पास है जो कि आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित है। 1 liter of glycerin is compressed by 9.9 into 10 to the power 5 Newton per meter square pressure and its volume is decreased by 0.20 centimeter cube. Find its bulk modulus of elasticity। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो गिवन है आपको, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर आपको गिवन है दैट इज़ 0.20 सेंटीमीटर क्यूब और हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है यहाँ पर 1 लीटर और 1 लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। आप जानते हैं 1 लीटर जो है वो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। हमारा के जो होता है वो होता है -v डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। आपको यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, dp गिवन है और यहाँ पर आपके पास में v भी गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप प्लेस कर दें तो आपके पास में यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा और जिसकी वैल्यू आपको 4.95 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं।